हेलो स्टूडेंट्स, आज 1 जून 2030। बच्चों, कल मैं आपको प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न बता रहा था। मैंने 5 प्रश्न तक आपको बताए थे और एक लड़के ने प्रश्न हल करके भेजे हैं। बहुत बढ़िया, वो अच्छी तरह मेहनत में लगा हुआ है। 10th का परीक्षार्थी है, अभी बोर्ड की परीक्षा बची है उसकी, तो अच्छी बात है। और एक 9th से 10th में आया हुआ बच्चा भी काफ़ी सवाल हल कर रहा है और उसने काफ़ी कोर्स कवर कर लिया है 10th तक का विषय, उसको बहुत फ़ायदा होगा आगे को। तो बच्चों, आप लोग केवल प्रेजेंट हो रहे हैं ग्रुप में, आप लोग भी ज़रूर सवालों को देखिए और उनके आंसर भेजिए। गलती होती है, कोई बात नहीं, सुधर जाइए। कहीं नहीं आता है उसको दोबारा पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, मैं आज प्रश्न संख्या 6 आपको बता रहा हूँ, प्रश्नावली 13.3 का। ये प्रश्न है, विमाओं 5.5 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 3.5 सेमी वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेमी व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। बच्चों, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक घनाभ बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बीमाएँ हमें दे रखी हैं, ठीक है ना। और वो जो घनाभ बनना है चांदी के सिक्कों को पिघलाकर बनाना है। और जो चांदी का सिक्का, उसका आकार कैसा होगा, उसका दे रखी हमें व्यास दिया हुआ है 1.75 सेमी और मोटाई दे रखी है 2 मिलीमीटर। सिक्के को हम ऐसे रख दें अगर ज़मीन में 37 तल पर, तो वो जो मोटाई है वो हम उसको ऊंचाई कहेंगे। मतलब ये बेलन के आकार का हो गया, सिक्का जो होगा बेलनाकार होगा, ठीक है। तो हमें एक सिक्के के जो है व्यास दे रखा है 1.75 सेमी है और उसकी मोटाई जो है या ऊंचाई जो है वो 2 मिलीमीटर है। ऐसे हम कितने सिक्के पिघलाएं कि ये घनाभ हमारा तैयार हो जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं, इसमें हमने सिक्कों की संख्या तो हम मान लेंगे, जितने भी सिक्के हम पिघलाएंगे उन सब का आयतन इस घनाभ के आयतन के बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो पहले हम घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें दिया हुआ है घनाभ की लंबाई L बराबर 5.5 सेमी, घनाभ की चौड़ाई B बराबर 10 सेमी और घनाभ की ऊंचाई H बराबर दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, घनाभ का आयतन आप जानते हैं L इंटू बी इंटू एच, है ना। तो हम घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। ये गुणा करके आ जा रहा है 192.5 घन सेंटीमीटर। आयतन को घन सेमी में लिखते हैं, आपको मालूम ही है, घन में लिखते हैं, घनमात्रक में। अब यहाँ पर सिक्के की बात करते हैं हम। एक सिक्के का जो व्यास है वो है 1.75 सेमी। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, इसका आधा कर देंगे, इसलिए सिक्के की त्रिज्या R बराबर 1.75/2 सेंटीमीटर, ठीक। अब सिक्के की मोटाई, जिसको हम 37 तल में रख दें तो ऊंचाई कहेंगे आप मोटाई को। सिक्के की मोटाई या ऊंचाई H बराबर होगी 2 मिलीमीटर। देखिए, अन्य मापें हमें सेंटीमीटर में दी हैं तो इसको भी हमें सेमी में बदलना पड़ेगा, ठीक है। एक सेमी में 10 मिलीमीटर होते हैं, एक सेमी में 10 मिलीमीटर होते हैं। अगर हमें सेमी को मिलीमीटर बदलना है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मिलीमीटर को सेमी बदलना है, छोटे मात्रक को बड़े मात्रक बदलना है तो हम डिवाइड करते हैं। 10 से इसको भाग दे देंगे 2 को, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, 2/10 सेंटीमीटर। अब सिक्का किस आकार का है, बेलन के आकार का। तो एक सिक्के का आयतन क्या आ जाएगा, बेलन के फार्मूला क्या है आयतन का, πr²h। पाई की जगह 22/7 गुणा त्रिज्या 1.75/2 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई 2/10। तो 22/7 गुणा, यहाँ पर मैं सरल करने के लिए दशमलव हटा दे रहा हूँ ऊपर अंश में, 1.75 में दशमलव हटाया तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो हर में 2 के पीछे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने 175/200 लिख दिया, दशमलव हटा के हर में 2 जीरो बढ़ा दिए, का होल स्क्वायर इंटू 1/5। 2 से 1 कटा 1 बार, 2 से 10 कटा 5 बार, ठीक। अब बच्चों, ये जो ब्रैकेट में 175/200 है ये भी कट जा रहा है, पहले इसको काट लेते हैं फिर स्क्वायर कर लेंगे, है ना। किससे कटेगा, 25 से। 25 का भाग 175 में 7 बार, 25 का भाग 200 में 8 बार, तो ये आ गया 22/7 गुणा 7/8 का स्क्वायर इंटू 1/5। तो 22/7 गुणा 7/8 गुणा 7/8, 2 बार लिख दिया, स्क्वायर है, गुणा 1/5। बट्टे के 7 से एक साथ कट गया आपका, ठीक। और ऊपर जो बच गया हमारा 22 गुणा 7 गुणा 1, 22 7 154 बट्टे नीचे जो बचा हमारा क्या बचा है, 8 गुणा 5, ठीक है ना। 8 पंचे 40, 8 320। अब बच्चों, ये किससे कट रहा है, 2 से। 2 से ऊपर कट जाएगा आपका 154 77 बार, 2 से
320 160 बार, तो ये आ गया 77/160 घन सेंटीमीटर। ये क्या आया, एक सिक्के का आयतन। अब हमें कितने सिक्के पिघला के घनाभ बनेगा ये हमने निकालना है, सिक्कों की संख्या। तो मान लेते हैं हमने n सिक्के पिघलाए के सिक्कों की संख्या n मान ली है। तो एक सिक्के का आयतन आया था हमारा 77/160 घन सेमी, इसलिए n सिक्कों का आयतन n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 77/160 इंटू n घन सेंटीमीटर। ठीक है, इन चांदी के सिक्कों को ही पिघलाकर घनाभ बनाया जा रहा है, तो जो n सिक्कों का आयतन होगा वही घनाभ के आयतन के बराबर होगा, अर्थात n सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। अब इसको और सरल कर लेते हैं, मान रख लेते हैं यहाँ पर n सिक्कों का आयतन 77/160 इंटू n बराबर, और हमने जो निकाला था उसका घनाभ का आयतन 192.5। ठीक, n का मान निकालना है तो n के साथ जो गुणा में संख्या आई है 77 वो बट्टे में आएगी दाईं तरफ, और जो n के साथ बट्टे में है बाईं तरफ वो दाईं तरफ गुणा में आ जाएगी। तो n बराबर 192.5 गुणा 160, वहाँ गुणा में चला गया, बट्टे 77 नीचे आ गया। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर आप ये पहले 160 से अगर 192.5 को गुणा कर दें तो ये गुणा करके आ रहा है 30,800, दशमलव जीरो भी है, 30,800 पूरा आ रहा है बट्टे 77। तो 77 से 30,800 को भाग दिया, पूरा भाग चला जा रहा है 400 बार, क्योंकि 77 चक्को 308 होता है, तो 2 जीरो बच गए और यह आ गया 400, इसलिए चांदी के सिक्कों की संख्या n आ गई हमारी 400, अर्थात 400 चांदी के सिक्कों को पिघलाकर हम ये घनाभ तैयार कर सकते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं बच्चों, 7वां प्रश्न इसी प्रश्नावली का। ये प्रश्न है, 32 सेमी ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेमी वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। बेलनाकार बाल्टी है जिसकी ऊंचाई 32 सेमी है और उसकी आधार की त्रिज्या 18 सेमी है, उसमें रेत भरा हुआ है। बाल्टी में कितना रेत आएगा, कोई भी सामान कितना आएगा किसी बर्तन में, उसके आयतन के बराबर। तो जितना बाल्टी का आयतन होगा उतनी ही रेत उसमें आएगी, वो रेत का आयतन भी उतना ही होगा बाल्टी के आयतन के बराबर। इस बाल्टी को भूमि पर खाली कर दिया जाता है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, जमीन में उलट देते हैं और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। ये बाल्टी को जो खाली किया रेत को हमने नीचे, वो शंक्वाकार ढेर के रूप में बना दी, शंकु के आकार के ढेर के रूप में। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेमी है, इसकी ऊंचाई एस दे रखी 24 सेमी, तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें त्रिज्या आर निकालनी है और तिर्यक ऊंचाई एल निकालनी है शंकु की। ठीक है, मतलब जो रेत पहले बेलन के आकार में थी उसको शंकु के आकार में डाल दिया। तो मैंने बताया आपको, एक आकार से जब दूसरे आकार में डालते हैं तो आयतन बराबर होते हैं, आयतन अपरिवर्तित रहता है। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई एच 32 सेमी, बेलनाकार बाल्टी के आधार की त्रिज्या आर दे रखी है 18 सेमी। तो कितनी रेत होगी उसके अंदर, बाल्टी में रेत का आयतन कितना होगा, बाल्टी के आयतन के बराबर। बाल्टी किस आकार की है, बेलन के आकार की, तो बेलन के आयतन का फार्मूला लग जाएगा। तो बाल्टी में रेत का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू 18 का स्क्वायर इंटू 32। पाई का मान नहीं रख रहे हैं क्योंकि पाई कटेगा, अभी उस शंकु में भी आएगा पाई। ठीक है ना, तो पाई गुणा 18 का स्क्वायर 324 हो गया, गुणा 32। 32 से आप 324 को गुणा कर दीजिए, यह आ रहा 10,369, साथ में पाई है, तो 10,369 पाई घन सेंटीमीटर। अब इसी रेत को शंकु के रूप में डाला जाता है तो इतना ही आयतन होगा शंकु के रूप में भी, है ना। बाल्टी के रेत को शंक्वाकार ढेर के रूप में बदला गया है। और शंक्वाकार ढेर की ऊंचाई कितनी दे रखी है, उसको S1 मान दे रहा हूँ मैं, वो 24 सेमी दी है। शंक्वाकार जो ढेरी है उसके आधार की त्रिज्या हमें नहीं दी हुई है, वो निकालनी है। तो मान लेते हैं शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या R1 है। अब शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं, तो जो रेत शंक्वाकार ढेर के रूप में है, अब शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1। R1 माने शंकु की त्रिज्या और H1 माने शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई। ठीक है, तो 1/3 पाई इंटू R1 का स्क्वायर, R1 तो हमें निकालना ही है, इंटू H1 24 दिया है, इसकी ऊंचाई शंक्वाकार ढेरी की 24 दी है। अब 3 से ऊपर 24 कट गया 8 बार, तो यह आ गया 8 पाई R1 का स्क्वायर घन सेंटीमीटर। ठीक, अभी बताया मैंने आपको, वही रेत जो बेलन के आकार के रूप में थी वो शंक्वाकार रूप में बदल गई है। तो शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर होगा बेलनाकार बाल्टी में रेत के आयतन के बराबर। तो ठीक है, शंक्वाकार ढेरी का आयतन अभी निकाल रखा हमने 8 पाई R1 का स्क्वायर, ये बराबर किसके होगा, 10,369 पाई के बराबर, जो हमने बेलनाकार रूप में निकाला आयतन। ठीक,
अब R1 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो 8 पाई अपॉन में चला जाएगा, बाईं तरफ गुणा वाला दाईं तरफ बट्टे में। तो R1 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 10,368 पाई बट्टे 8 पाई। पाई से पाई कट गया आपका, 8 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है इसमें। 10,368 में भाग दे के देख लीजिए आप, 1,296 बार। तो ये आ गया R1 स्क्वायर बराबर 1,296। हमने R1 का मान निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों ओर स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है, वर्गमूल ले लेंगे। तो बाईं तरफ का वर्गमूल R1 हो गया बराबर अंडर रूट 1,296, वर्गमूल 1,296। इसका भाग विधि से वर्गमूल निकाल लीजिए आप, ये आ जाता है 36। तो R1 बराबर आ गया 36 सेंटीमीटर, अर्थात जो शंक्वाकार ढेरी है उसके त्रिज्या कितनी आ गई हमारी, 36 सेमी। एक उत्तर हमारा आ गया। अब हमें इस शंक्वाकार ढेरी की तिर्यक ऊंचाई भी निकालनी है। शंकु का तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला L बराबर अंडर रूट के अंदर R1 स्क्वायर प्लस H1 स्क्वायर, ये फार्मूला हमने पढ़ा है ना, तो उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो शंक्वाकार ढेर की तिर्यक ऊंचाई L बराबर अंडर रूट R1 का स्क्वायर प्लस H1 का स्क्वायर। हमने शंकु की त्रिज्या और शंकु का ऊंचाई लेनी है, बेलन का बात नहीं करनी है आप, ठीक है, क्योंकि शंक्वाकार ढेर की तिर्यक ऊंचाई है। तो इसलिए L बराबर अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो L बराबर अंडर रूट 36 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था ऊपर 1,296 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। इन दोनों को जोड़ दीजिए, L बराबर अंडर रूट 1,872। अब आप इसको गुणनखंड विधि से अगर करते हैं तो मैंने गुणनखंड कर दिए इसके वर्गमूल के अंदर। L बराबर अंडर रूट के अंदर गुणनखंड कर रखे हैं इसके अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। अब इसमें वर्गमूल निकालने के लिए जोड़े बनाते हैं हम। पहले और दूसरे 2 का एक जोड़ा, तीसरे और चौथे 2 का एक जोड़ा, फिर 3 और 3 का एक जोड़ा, बिना जोड़े का बच गया है 13। तो पहले जोड़े में से 1 2 बाहर आ गया, दूसरे जोड़े में से 1 2 बाहर आ गया, तीसरे 3 के जोड़े में से 1 3 बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर केवल 13 बच गया। तो L बराबर क्या आ गया हमारा, बाहर वालों को गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4 4 3 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। यह हमारी शंक्वाकार ढेरी की तिर्यक ऊंचाई आ गई। तो दोनों उत्तर हमारे मालूम हो गए। शंकु की ऊंचाई H1 बराबर 36 सेमी और शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। आप 13 का आप वर्गमूल चाहें तो दशमलव में निकाल लें और उसको 12 से गुणा कर दें, दशमलव में भी आंसर आ सकता है, ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। 8वां प्रश्न है, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेमी गहरे पानी की आवश्यकता होती है। अब ये प्रश्न को समझ लीजिए आप। ये कह रहा है कि एक नहर है, उसकी चौड़ाई 6 मीटर है और गहराई उसकी नहर की 1.5 मीटर है। गहराई अगर हम ऊपर से नीचे देखते हैं गहराई कहते हैं, नीचे से ऊपर को देखते हैं तो ऊंचाई कह देते हैं, ठीक है ना। तो और जो पानी बह रहा है उस नहर में वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और चाल क्या होती है आप जानते हैं, विज्ञान में पढ़ा आपने। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा माने 1 घंटे में 10 किलोमीटर लंबा पानी बह रहा है। 1 घंटे में बहने वाले पानी की लंबाई वो है 10 किलोमीटर, ठीक। लेकिन प्रश्न में जो पूछ रहा है 30 मिनट में कह रहा है, समय 30 मिनट की बात कर रहा है। यह नहर के कितने क्षेत्रफल को सींच पाएगी। तो हमें जो चाल दे रखी है उसको हमें प्रति मिनट में बदलना पड़ेगा। अच्छा, और जो दूरी उसने दी है 10 किलोमीटर का है, उसको हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई हमें मीटर में दी हुई है, यहाँ किलोमीटर आ गया है, ठीक है। आगे इसने कहा है जबकि सिंचाई के लिए 8 सेमी गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर नहर में पानी की चाल देख लेते हैं। वो दी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, जबकि हमें नहर की गहराई और नहर की जो चौड़ाई है वो हमें मीटर में दी हुई है। तो हमें यहाँ पर चाल को भी मीटर प्रति मिनट में बदलना पड़ेगा, ठीक। आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी की जगह है 10 किलोमीटर और समय है प्रति घंटा माने 1 घंटा, ठीक। अब 10 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे आप, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो आप 10 को 1000 से गुणा कर देंगे, मीटर में आ जाएगा, ठीक है। दूरी बट्टे समय, समय प्रति घंटा 1 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो बट्टे में 60 लिख दिया मैंने 1 घंटे की जगह, ठीक। अब आप 1 जीरो नीचे काट दीजिए, 60 का 1 जीरो 10 का काट दीजिए,
2 से 6 काट दीजिए 3 बार, 2 से 1000 काट दीजिए 500 बार, तो ये आ गया 500/3 मीटर प्रति मिनट। ठीक, ये क्या आ गई, अब चाल आ गई नहर में पानी की, वो आ गई किस में, मीटर प्रति मिनट में, 500/3 मीटर प्रति मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में नहर से निकले पानी की लंबाई 500/3 मीटर होगी। ठीक, अब हमें प्रश्न में दिया है नहर की चौड़ाई, उसको बी मान लो अगर मैं चौड़ाई को ब्रेड्थ, नहर की चौड़ाई बी बराबर 6 मीटर दी है। नहर की गहराई, मैंने बताया आपको, अगर हम ऊपर से नीचे देखें कोई चीज़ को गहराई कह देते हैं, नीचे से ऊपर को देखें तो ऊंचाई कह देते हैं। तो नहर की गहराई या ऊंचाई h बराबर होगी 1.5 मीटर, ये दिया है। अब 1 मिनट में नहर से निकले पानी की लंबाई वो हमें अभी निकाल दी हमने, जो चाल थी नहर में पानी की चाल, वो 500/3 मीटर प्रति मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में नहर से निकले पानी की लंबाई, कितना लंबा पानी निकलना है 1 मिनट में नहर से, 500/3 मीटर। तो 1 मिनट में नहर से निकले पानी की लंबाई एल कितनी होगी, 500/3 मीटर। अब नहर से 1 मिनट में निकले पानी का आयतन क्या हो जाएगा, नहर किस आकार की होगी, अब ये घनाभ के आकार में है ना, घनाभ के आकार की होगी, समझ रहे होंगे आप। उसकी चौड़ाई हमें दी है, गहराई हमें दी है, इतना पानी लंबा निकल रहा है, तो वो आकार जो बनेगा घनाभ के आकार का बनेगा। तो नहर से 1 मिनट में निकले पानी का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घनाभ का आयतन, L इंटू बी इंटू एच। एल की जगह 500/3 गुणा बी की जगह 6 गुणा एच की जगह 1.5। ठीक, 3 से 6 कट गया आपका 2 बार, और 2 से आपने अगर 1.5 को गुणा किया 3 आएगा, 3 से 500 गुणा किया, ये आ गया 1500 घन मीटर। ये 1 मिनट में नहर से निकले पानी का आयतन हो गया। अब इसने बात की थी प्रश्न में 30 मिनट, तो 30 मिनट में नहर से निकले पानी का आयतन कितना हो जाएगा, 30 से गुणा कर देंगे इस आयतन को, 30 गुणा 1500 बराबर 45,000 घन मीटर। इतना पानी 30 मिनट में नहर से निकल गया। ठीक, इस पानी को ये अब कहाँ डालना है, खेत में जा रहा है, कितने क्षेत्रफल को सींचेगा ये हमने बताना है। तो माना नहर x वर्ग मीटर क्षेत्रफल की सिंचाई 30 मिनट में करती है, 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल वो सींचेगी ये बताना है ना हमने। तो हमने ये मान लिया कि 30 मिनट में वो x वर्ग मीटर खेत की सिंचाई कर रही है, नहर से निकला पानी जो है वो। ठीक है, तो अब सिंचाई के लिए आवश्यक पानी की गहराई भी हमें या ऊंचाई हमें दे रखी है, h वो कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। अब बच्चों फिर इसको मीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि सब मापे हमारी मीटर में है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मीटर को सेमी में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, लेकिन सेमी छोटे मात्रक को बड़े मात्रक मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे, तो 8/100 मीटर में बदल लिया हमने। ठीक, तो 30 मिनट में कितना पानी सींचा जाएगा, कितना क्षेत्रफल पानी सींचा जाएगा, हम कैसे निकालते हैं वैसे, आयतन क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। जैसे आपको मैंने बताया, जैसे घनाभ की बात करें, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार के क्षेत्र, किसी भी आकृति के आधार के क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई से गुणा कर दो, उसका आयतन निकल जाता है। ठीक है, तो 30 मिनट में सिंचित आयतन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल x मान लिया हमने, इंटू ऊंचाई आपको भी दे ही रखी है 8/100 है ना। तो आधार का क्षेत्रफल x गुणा 8/100, 8/100 गुणा x घन मीटर। ठीक है, अब इतना आयतन सींचा गया खेत का। ठीक, और कितना हमने नहर से कितना पानी निकला था उसी से तो सींचा गया है, वो 30 मिनट में निकला पानी था 45,000 घन मीटर। तो ये जो आयतन होगा हमारा 30 मिनट में सिंचित आयतन 8/100 गुणा x, वो किसके बराबर होगा, 45,000 घन मीटर, नहर से निकले पानी के आयतन के बराबर। तो प्रश्नानुसार 8/100 गुणा x बराबर 45,000। अब x के साथ जो गुणा में संख्या हो तो बट्टे में आएगी दाईं तरफ, और जो x के साथ बट्टे में है संख्या 100 वो गुणा में चली जाएगी दाईं तरफ। तो x बराबर 45,000 गुणा 100/8। 8 से 45,000 पूरा आपका कट जा रहा, भाग दे दीजिए आप, या आ रहा 5,625 बार। 5,625 को आप 100 से गुणा कर दीजिए, अब ये आ गया आपका 5,62,500, 5,62,500 वर्ग मीटर, क्योंकि x क्षेत्रफल था। ठीक है, 5,62,500 वर्ग मीटर इस क्षेत्रफल को नहर से निकला पानी 30 मिनट में सींच देगा। तो नहर द्वारा सिंचित क्षेत्रफल आ गया 5,62,500 वर्ग मीटर। ठीक, अब बच्चों ये प्रश्न संख्या 9 देखिए। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को
आंतरिक व्यास 20 सेमी वाले एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। सवाल अच्छी तरह समझ लीजिए। किसान के खेत में एक बेलनाकार टंकी है जिसका व्यास दे रखा आधार का 10 मीटर है और ऊंचाई या गहराई उसकी जो है 2 मीटर है। तो पहले उसमें कितना पानी आएगा कैसे निकालेंगे। उसके आयतन के बराबर, बेलन के आयतन के बराबर पानी आ जाएगा। अब उसको हमने एक पाइप जोड़ रखा उससे जिससे वो पानी भरता है उसमें, वो पाइप भी बेलनाकारी होगा क्योंकि उसका व्यास दिया हुआ है। तो इसका मतलब उसका सिरा वृत्ताकार है, उसका व्यास जो है 20 सेमी है। वो नहर से पाइप को हमने वहाँ टंकी में जोड़ दिया है, नहर से पानी वहाँ जाता है उस पाइप की सहायता से। यदि पाइप में कह रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी बह रहा है, पाइप के अंदर जो पानी की चाल है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इससे पहले वाले सवाल में भी यही आया था, अर्थात 1 घंटे में कितना लंबा पानी बह रहा है पाइप में, 3 किलोमीटर। तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी ये हमें निकालना है, कितना समय लगेगा टंकी भरने में। तो चलिए पहले बेलनाकार टंकी का व्यास कितना दिया है हमें, 10 मीटर। तो बेलनाकार टंकी की त्रिज्या आर क्या हो जाएगी, व्यास का आधा 10/2 5 मीटर। बेलनाकार टंकी की गहराई या जिसको हम ऊंचाई भी कह सकते हैं नीचे से ऊपर देखने पर, वो h बराबर 2 मीटर। तो बेलनाकार टंकी में कितना पानी आएगा, जितना उस बेलन का आयतन होगा, टंकी का आयतन जितना होगा बेलनाकार। तो बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर एस से निकालते हैं। तो पाई की जगह पाई इंटू 5 का स्क्वायर त्रिज्या का वर्ग इंटू ऊंचाई 2। तो पाई गुणा 5 का स्क्वायर 25 गुणा 2, 25 गुणा 50 पाई घन मीटर। इतना पानी उस टंकी में आता है। अब पाइप अभी खाली है टंकी, अब पाइप से भरना है उसको, जो बेलनाकार पाइप लगा है उससे भरना है उसको। तो बेलनाकार पाइप का हमें व्यास क्या दे रखा है, आंतरिक व्यास 20 सेमी। तो बेलनाकार पाइप की आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी 20/2 10 सेमी। लेकिन बच्चों इसको हमें मीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि अन्य मापें हमें मीटर में दी हुई है, ठीक है। तो मीटर में कैसे बदलते हैं, सेंटीमीटर को 100 से भाग देके, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर को सेमी में बदलना है तब तो 100 से गुणा करते हैं, सेमी को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग। तो बराबर 10/100 बराबर आ गया 1/10, 0 से 0 कटा 1/10 मीटर। अब पाइप में पानी की चाल दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बाकी सब मापे हमारे मीटर में है, तो यहाँ पर जो किलोमीटर आ गया, चाल किलोमीटर, दूरी किलोमीटर में आ गई और समय घंटे में आ गया। तो यहाँ भी किलोमीटर को हमें मीटर में बदलना है और बट्टे में समय को मिनट में बदलना है, ठीक है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इससे पहले प्रश्न में भी किया, अभी 3 को 1000 से गुणा कर देंगे वो मीटर में आ जाएगा। बट्टे में समय 1 घंटा है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो बट्टे में 60 से गुणा कर देंगे 1 को तो 60 आ जाएगा। तो यह आ गया 3 गुणा 1000/60। अब आपका 1 0 60 का कट गया, 1 0 ऊपर 1000 का कट गया पीछे अंत का, ठीक है। अब 3 से 6 कट गया 2 बार। अब 2 से आप 100 को काट दो ऊपर 50 बार, तो यह आ गया 50 मीटर प्रति मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, ये चाल होगी पाइप में पानी की, मतलब 1 मिनट में निकले हुए पानी की लंबाई 50 मीटर होगी, ठीक है। अब अगर पाइप 37 ऐसे जमीन में रखा हुआ है तब तो हम लंबाई कहेंगे, अगर पाइप को ऐसे खड़ा कर दें ऊपर को तो हम उसी को हम लंबाई को ऊंचाई कह देंगे, ठीक है। आ रही बात समझ। तो इसका मतलब 1 मिनट में निकले पानी की ऊंचाई कितनी होगी इसमें, 50 मीटर। तो इसलिए बेलनाकार पाइप में 1 मिनट में निकले पानी का आयतन कितना हो जाएगा, पाइप से निकले हुए पानी का जो टंकी में जाएगा 1 मिनट में कितना पानी जाएगा, बेलन के आयतन के बराबर। 1 मिनट में लंबाई कितनी है उसकी, लंबाई या ऊंचाई जिसे हम कह रहे हैं, लंबाई अगर 37 रखेंगे पाइप को तो लंबाई कह देंगे, खड़ा कर देंगे पाइप को तो ऊंचाई वही हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, पाई r स्क्वायर एच, पाई इंटू आर कितना है इस पाइप का, त्रिज्या अभी निकाली मीटर में 1/10, 1/10 का स्क्वायर इंटू 1 मिनट में निकले पानी की लंबाई या ऊंचाई जिसको हम कह रहे हैं वो 50, ठीक, इतना घन मीटर। ये हमारा 1 मिनट में बेलन से निकले हुए पानी का आयतन हो गया जो टंकी में जा रहा है। अब टंकी भरने में कितना समय लगेगा हमें ये निकालना है। तो मान ले रहे हैं हम, माना टंकी भरने में t मिनट लगते हैं, क्योंकि हमने समय मिनट में ऊपर निकाल रखा है, ठीक है ना। मान लेते हैं टंकी भरने में t मिनट लग रहे हैं, ठीक। तो 1 मिनट में निकले पानी का आयतन कितना है पाइप से, जो टंकी में गया 1 मिनट में, उसका आयतन कितना है, पाई इंटू 1/10 का स्क्वायर इंटू 50 है। तो t मिनट में कितना आयतन पानी चला जाएगा टंकी में पाइप की सहायता से, कितना जाएगा, 1 मिनट के आयतन को t समय से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, t गुणा पाई इंटू
1/10 का स्क्वायर इंटू 50 घन मीटर। मतलब ये टी मिनट में बेलनाकार पाइप से निकले हुए पानी का आयतन हो गया जो टंकी में जा रहा है, वो आ गया टी गुणा पाई गुणा 1/10 का स्क्वायर इंटू 50 घन मीटर। तो बच्चों ये अभी मैंने बताया आपको, जितना टी मिनट में टंकी भर जा रही है तो टी मिनट में बेलनाकार पाइप से जो पानी निकलेगा जो टंकी में गया है वो किसके बराबर होगा, बेलनाकार टंकी के आयतन के बराबर। ठीक, तो टी मिनट में बेलनाकार पाइप से निकले पानी का आयतन बराबर बेलनाकार टंकी का आयतन। अब हम बाईं तरफ टी मिनट में निकले पानी का आयतन अभी निकाला हमने जो टी इंटू पाई इंटू 1/10 का स्क्वायर इंटू 50, वो बराबर कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन में पहले निकाल रखा है 50 पाई के बराबर। ठीक, अब टी इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1/100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 इंटू 50 बराबर 50 पाई। ठीक, अब 50 से बट्टे का 100 दो बार कट गया आपका, तो टी इंटू पाई इंटू 1/2 बराबर 50 इंटू पाई। अब बट्टे का 2 तो गुणा में चला जाएगा दाईं तरफ, और जो पाई है टी के साथ गुणा में वो बट्टे में चला जाएगा, तो टी बराबर क्या आ जाएगा 50 इंटू पाई इंटू 2 बट्टे पाई। पाई से पाई आपका कट गया, टी बराबर आ गया 50 गुणा 2 बराबर 100 मिनट, अर्थात 100 मिनट में वो टंकी हमारी भर जाएगी। अगर आप इसको घंटे में बदलना चाह रहे हैं 60 से भाग दे दीजिए 100 को, 60 से 100 को भाग देंगे आप, एक बार जाएगा 40 बच जाएगा। तो इसका मतलब टंकी भरने में अगर हमें घंटे में समय निकालना है तो 1 घंटा 40 मिनट लगेगा, या सीधे कह दीजिए जो हमारा मिनट में आया है टंकी भरने में, पाइप द्वारा टंकी भरने में कितना समय लगेगा 100 मिनट। तो 100 मिनट में टंकी भर जाएगी। आज का इतना ही मैं सवाल बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा बताने में भी वो हौच पौच हो जाता है, और दूसरा फिर आप लोग अगर 4-4 5-5 सवाल भी रोज़ पर डे 2-2 बार देखेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी होगी, अच्छे मार्क्स आएंगे, विशेषकर जो 10th में अभी एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं। ठीक है ना, तो आप और आगे को सवाल कीजिए, और पिछली प्रश्नावलियों से कहीं से कोई प्रश्न पूछने हैं आप ज़रूर उन सवालों को ग्रुप में शेयर करके पूछिए। 1-2 बच्चे पूछ रहे हैं, मैं उनको बताते भी जा रहा हूँ, और मैं साथ में ये भी पूछ ले रहा हूँ कि उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर फिर भी कोई स्टेप में नहीं आ रहा, कहीं पर कोई स्टेप समझ में, उस स्टेप के बारे में आप जरूर पूछिए। और जो 9th से 10th में बच्चे गए हैं वो कम से कम 5 चैप्टर बढ़िया ढंग से आप करिए, और उन चैप्टरों से मैंने जो बता दिए हैं, अगर कोई चीज़ सवाल पूछना रह गया है, कोई सवाल नहीं आ रहा हो, कोई समझ में नहीं आ रहा हो, या कोई स्टेप ना आ रहा हो, आप उसको दोबारा ग्रुप में शेयर करके मुझसे अवश्य पूछ लें। ठीक है।